हेलो दोस्तों, स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग समझने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सबसे ही महत्वपूर्ण आपका जो भाग है वो समास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समास में हम लोग जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, समास के परिभाषा को जानेंगे और हर एक जो समाज के भेद हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, जो कि एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलते हम उसकी शुरुआत करते बिना किसी देरी के समास का। ठीक है, समास कहते किसको है, इसको समझ लेना। सबसे पहले समास कहना कहते किसको है। ठीक है, पहला है, देखो इसका परिभाषा समझ लोगे तो सब समझ लोगे। समास का मतलब ही है इसमें कि बहुत सारे शब्दों को ना बोलकर हम जो छोटा शब्द बोलते हैं उसी को कहते हैं समास। देखो परिभाषा भी यहाँ पर है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक इन शब्दों के मेल से क्या होता है, बने एक स्वतंत्र। यहाँ पर देखो अच्छी बात कर रहा है, यहाँ पर एक स्वतंत्र यानी एक फ्रीडम वाला, एक अच्छा एकदम सुंदर वाला, इसको कह सकते हैं आप कि वो शब्द अगर बनेगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि बहुत बड़े शब्द को ना बोलकर जो छोटा शब्द जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही कहलाता है आपका समास। तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। देखो हम एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें लिए हैं जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दया का सागर, इतना बड़ा नाम बोलकर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दया सागर बोलते हो कि नहीं बोलते हो। उसके बाद देखो दूसरा है कि रसोई के लिए घर, इतना बड़ा चीज नहीं बोलकर आप क्या करते हैं, रसोई घर बोलते हैं उसको, जो कि शॉर्ट में कहते हैं आप लोग, ये छोटा रूप हो आपका। यानी एक स्वतंत्र या आपका शब्द है, ये भी आपका एक स्वतंत्र शब्द है। ठीक है, अब देखो राजा का पुत्र ना बोलकर आप राजपुत्र भी इस्तेमाल करते हैं, देखे होंगे आप लोग किताब में। तो इसी तरह के जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समास समझ लिए होंगे। ठीक है, अब देखो हम समास में जो चीजें होते हैं और अंदर जाते हैं उसको समझना है। देखो समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। अब पद क्या है ये समझना है। देखो पद, दो पद, ये पर यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि पहला है कि पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद। याद रखना, पहला पद क्या कहलाता है आपका, पूर्व पद। एग्जाम्पल से समझाएंगे आप लोग को। और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका राजपुत्र है ना, राजपुत्र, तो यहाँ पर जो राज हो जाएगा आपका वो आपका पूर्व पद हो जाएगा, यानी पहला पद हो जाएगा। और पुत्र जो है ना वो आपका दूसरा पद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको उत्तर पद कहेंगे और इसको पूर्व पद कहेंगे। यानी पहला जो होगा आपका वो पूर्व पद होगा इसमें, और जो दूसरा होगा वो उत्तर पद होगा। तो आप लोगों को समझना है कि समास में दो ही पद होते हैं, ज्यादा इससे पद नहीं होते हैं। वो जाएंगे हम लोग इसके प्रकार में जो कि इससे ज्यादा बढ़कर होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना है आपको कि समास में कितने पद होते हैं, वो आपका दो पद होता है। कौन कौन सा होता है, पहले पद को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर पद। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बहुत सारी चीजें इसमें, ये वाला चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करता है, तो इसको समझ लेना है कि समासिक शब्द कहते किसको है और समास विग्रह क्या होता है। इन दोनों को समझ लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समासिक शब्द देखो क्या होता है कि समास के नियमों से निर्मित यानी बना हुआ समासिक शब्द कहलाता है। यानी समास के नियम से जो भी चीजें बनेगा, यानी समास के नियम से जो शब्द बनेगा आपका, वो क्या कहलाएगा, आपका समासिक शब्द कहलाते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह लुप्त तो खत्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं अपना। अब देखो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है, जो आप लोग परसर्ग पढ़े थे ना, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, करण से करण के लिए ये चीज विभक्ति चिन्ह पढ़े थे। यहाँ पर देखो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे को हो गया, के लिए हो जाएगा, से हो जाएगा, यानी के द्वारा हो जाएगा। ये सभी चीजें इसमें क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। किसमें, समासिक शब्द में। देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, राजपुत्र। तो राजपुत्र को देखो यहाँ सबसे पहले लिए थे राजा का पुत्र। तो का जो यहाँ पर है ना आपका, वो क्या है, परसर्ग है, यानी आपका विभक्ति है। ठीक है, इसको जिसको कह सकते हैं हम लोग कारक है। तो ये ना हम लोग इसमें क्या हो गया आपको, देखो यहाँ पर लोप हो गया, यानी यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो राजपुत्र, रसोई घर, लंबोदर, ये सभी क्या है आपका समासिक शब्द है। ठीक है, अब समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग समास विग्रह क्या होता है। विग्रह मीन्स होता है अलग अलग चीजें करना या अलग अलग उससे हो जाना। तो वही समास शब्द होगा और वो अलग अलग हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका समास विग्रह कहलाएगा।
देखो पर यहाँ पर कहता है कि समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कैसे ये पहले बना था उनको उसी रूप में लाओ, तो वो क्या कहला जाएगा आपका, यानी तोड़ मरोड़ के, जैसे कि नहीं होता है कि मान के चलो कोई चीज नया चीज बना है, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं अगर खोल दो तो वो कहलाएगा आपका समास विग्रह। यहाँ पर देखो राजा का राजपुत्र, तो राजा का पुत्र यहाँ पर तोड़ दिए, यहाँ पर एक था यहाँ पर तोड़ दिए, ये शब्द क्या कहलाएगा आपका, समास विग्रह कहलाएगा। ये देखो हाथ और जोड़ कड़ी है, तो इसको कहते हैं हम लोग हाथ कड़ी, ठीक है, हाथ कड़ी। तो यहाँ पर देखो ये सब चीजें टूट गया है, तो ये टूट गया है, तो इसको कहेंगे हम समास विग्रह। इसको क्या कहेंगे हम लोग, समास विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, समास विग्रह। और यहाँ पर जो एक हुआ है तो इसको कहेंगे हम लोग समासिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, समासिक शब्द कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समास विग्रह और समासिक शब्द समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग करेंगे समास के कितने भेद हैं, उनके भेदों को समझेंगे। तो दोस्तों आप समास के बारे में तो समझ लिए, अब समझते हैं हम लोग उसके भेद कितने हैं और यानी उनके प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भेद की बात आते हैं तो हम इसको, इनका जो भेद है टोटल वो 6 भेद है। कितने भेद है याद रखना आप लोग को, 6 भेद है। देखो सबसे पहला जो हम लिए हैं, ऐसा नहीं लिखिए कि जहाँ मन तहाँ से, ऐसा नहीं लिए हैं, ठीक है। एक जगह से हम लिए जो कि आपको ये 4 चीज़ें याद रखना होगा। ये 4 चीज़ें इसमें हम लिखा है इधर, तो वो आपको इस समास का सभी परिभाषा याद रह जाएगा। और जब ये परिभाषा आपको याद रहेगा तो उसी अनुसार आप पहचान सकेंगे कि ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास का प्रकार है, ठीक है। तो देखो हम लिए हैं पहला तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। ये 3 समास जो है ना, इसका जो पद होता है ना वो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय समास हो या द्विगु समास हो, ठीक है, इन तीनों का जो पद जो प्रधान होगा वो उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का क्या होता है कि ये इनका दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। और देखो यहाँ पर अवयवी भाव समास है, तो अवयवी भाव में समास में पूर्व पद याद रखना है, पूर्व पद प्रधान होता है। और छठा है आपका बहुब्रीहि समास में, यानी इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यानी इन तीनों का जो प्रधान पद होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना। और द्वंद्व समास का दूसरा यानी दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। और अवयवी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर बहुब्रीहि ये सबसे अलग है, ये इसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसके अर्थ प्रधान, यानी अर्थ प्रधान होता है, ये आप लोग जाके आगे समझेंगे। तो ये एक ट्रिक था जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा हम नहीं किए हैं कि मान के चलो इसको अलग अलग लिखा के अलग अलग नहीं बताने हैं, इनको ये थोड़ा सा ध्यान में याद रखना है। आप लोग देख सकते हो कि इसको देखकर आप सभी परिभाषा को कर सकते हैं। 3 चीज़ों का यानी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों का जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व का याद रखो मेरे साथ, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। और अवयवी भाव का यानी पहला पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। अब बहुब्रीहि का यानी तीसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। तो पद प्रधान में से समझ लिए थे, आगे हम लोग अब चलते हैं, हम लोग 5वां का ही बारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक करके करेंगे इसको, ठीक है। 5वां क्या, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या है, पूर्व पद प्रधान होगा। तो यहाँ पर भी वैसे लिए हम, इसमें प्रथम पद अवयव होता है, इसका अर्थ प्रधान होता है। पहला जो पद होगा ये अवयवी भाव अवयव से ही निकला है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद अवयव होता है, इसका अर्थ प्रधान होता है, यानी पहला जो इसका पद होगा ना वो प्रधान होगा। देखो कैसे होता है, यहाँ पर है आपका एक शब्द यथाशक्ति। तो यथाशक्ति देखो यहाँ पर जो यथा है ना होता है वो शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका प्रथम पद होगा, ये दूसरा यानी आपका उत्तर पद होगा। तो यहाँ पर जो प्रधान पद हो रहा है वहाँ पर ये आपका यथा हो रहा है, और यथा में से होता है शक्ति, यानी उसके अनुसार। तो यहाँ पर शक्ति के अनुसार हो गया।
यहाँ पर देखो प्रतिदिन है, तो प्रति हो गया आपका प्रथम पद और दिन हो गया उत्तर पद। तो यहाँ पर प्रति को हटा देते हैं और दिन को रखते हैं सिंपल, तो यहाँ पर कोई भी पद शब्द नहीं बनता है। इसीलिए आप अगर जहाँ पर प्रति लगा देंगे तो ये एक शब्द का निर्माण कर देता है, इसको कहते हैं प्रत्येक दिन। अब देखो यहाँ पर भी प्रति है आपका और वर्ष है, वर्ष को सिंपल लगा देते हैं तो ये कोई हम लोगों को शब्द नहीं देता है, यानी अर्थ नहीं देगा। यहाँ पर जो प्रथम पद लगाए आप प्रति लगाए, तभी इसकी जो एक हिसाब से होता है ना कि गुणवत्ता बढ़ जाती है, वही इनके साथ है। प्रति वर्ष तो प्रत्येक वर्ष। उसके बाद घर घर, तो घर घर में सिर्फ एक घर लगाएंगे तो वो सब जानते हैं कि ये घर होगा, लेकिन यहाँ पर घर घर की बात कर देंगे तो हर घर की बात होगी, यानी प्रत्येक घर की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक घर जो है ना वो आपका प्रथम पद प्रधान हो रहा है। रातों रात, वैसे रात अगर बोला जाए तो रात होते हैं, अगर रातों बोल दिया जाए तो यहाँ पर आपका जो प्रथम पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रातों रात ही रात। आमरण जो है मृत्यु तक, आमरण में आम देखो ये चीज है। ठीक है, ये आम आपका ये आपका प्रथम पद है और ये प्रथम पद प्रधान हो रहा है। इसके अलावा अगर मान के चलो रन हम कर दें तो रन का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए रन लगाए तो यहाँ पर मृत्यु तक एक नया आपका शब्द दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग समझ लिए कि अवयवी भाव समास कहते किसको है। अब चलेंगे हम लोग करेंगे जो कि आसान हो जाए, वो द्वंद्व समास करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोनों पद प्रधान कैसे होता है। और एक चीजें होती है उसमें देखें, जिसमें दोनों पद प्रधान हो एवं उनके मध्य संयोजक, यानी ये वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है, शब्द का लोप हो और एवं अथवा या हो, यानी विग्रह करने पर ये सभी चीजें आते हो, और एवं तथा अथवा और या आए, और ये जो योजक है इसका लोप हो यानी खत्म हो। विग्रह करने पर देखो ये सब चीजें आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर माता पिता है शब्द, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर संयोजक का ये लोप हो रहा है। यहाँ पर देखो माता और पिता, यहाँ पर देखो एक चीज आ रहा है और एवं अथवा या होगा विग्रह करने पर। ठीक है, राम कृष्ण, यहाँ पर देखो संयोजक है ना, तो ये संयोजक यहाँ जाकर लोप हो रहा है, तो राम और कृष्ण बन रहा है। और भाई बहन, तो भाई बहन में देखो भाई और बहन, यहाँ पर संयोजक का लोप हो रहा है और इसके जगह पर और आ रहा है। एवं भी लगा सकते हैं, अथवा भी लगा सकते हैं और या भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सभी में और लगाए हैं, आप लोग एवं अथवा या भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पाप है, यहाँ पर संयोजक इसका हट जाएगा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप एवं पुण्य, पाप अथवा पुण्य भी बोल सकते हैं, पाप या पुण्य भी बोल सकते हैं। देखो सुख दुख, सुख और दुख, अपना पराया, अपना या पराया या अपना और पराया, गुण दोष, तो गुण और दोष, या गुण या दोष भी बोल सकते हैं, गुण अथवा दोष भी बोल सकते हैं और गुण एवं दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, देश विदेश, यहाँ पर देखो संयोजक है ना, सभी में संयोजक है ना, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पर जैसे जाएगा संयोजक का लोप होता है और दिखेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, द्वंद्व समास कहेंगे। और द्वंद्व समास में सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, इन दोनों पद का गिनती ज्यादा है, तो इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वंद्व समास। ठीक है, देश और विदेश, यहाँ पर और एवं अथवा भी लगा सकते हैं या भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संयोजक का लोप हो रहा है, तो जहाँ पर संयोजक का लोप हो और एवं अथवा तथा या लगे, ठीक है, दिखे आपको, और दोनों पद प्रधान हो, इतना चीजें हम बता दिए। इससे कहीं बाहर अगर दिखने वाली चीज है ही नहीं जो कि द्वंद्व बताएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना है कि दोनों पद प्रधान होगा और संयोजक क्या होगा, लोप होगा आगे जाके, और एवं अथवा या आए तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वंद्व समास कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद आपका प्रधान होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर द्विगु में क्या है कि जिस समास में पूर्व पद यानी संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद संख्यावाचक हो, यहाँ पर देखो कह रहा है कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या गिनती में चीजें हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न है,
यानी 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं हम लोग? नवरत्न कहते हैं। तो यहाँ पर गिनती की बात आ गई ना, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह को क्या कहते हैं हम लोग? सप्तद्वीप कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन में ये 3 भुवनों का समूह है, ठीक है। तो त्रिभुवन आपका हो गया 3 भुवनों का समूह। 7 मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। यहाँ पर देखो 7, 3, 7, 9 ये सभी आपका आ रहा है ना संख्यावाचक में। तो यहाँ पर संख्यावाचक पूर्व पद संख्यावाचक में आ जाए, पहला पद आपको देखो यहाँ पर नव है, सप्त है, त्रि है और सत है। तो इसका मतलब है नव का 9 हो गया, 7 का सप्त हो गया और त्रु का 3 हो गया और सत का 7 हो गया। तो जहाँ पर भी आपको पूर्व पद में यानी पहले पद में ये क्या हो गया आपका? प्रथम पद, यानी जिसको कहते हैं पूर्व पद कहेंगे। तो जहाँ पर आपको पूर्व पद में संख्यावाचक दिखे, संख्यावाचक यानी 1, 2 संख्या होगा, 3, 4, 5 ऐसे संख्या जो भी दिखेगा आपको, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विगु समास। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को द्विगु समास भी समझ में आ गया होगा। देखो तो अब बात करते हैं हम, जो आपका तीसरा है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, इसको समझना थोड़ा टफ नहीं है। इसको अगर समझा जाए तो आप लोग जो पढ़े होंगे पहले कारक, यानी उसके जो विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे, कारक में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी परसर्ग होता है, उसका इसमें लोप रहता है, ठीक है। और जो होता है क्या होता है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान भी होता है, उत्तर पद प्रधान में से यानी दूसरा पद प्रधान होता है इसका। और इसमें क्या चीज़, एक चीज़ होता है कारक, यानी कारक जी जो उनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी परसर्ग होते हैं, उनका भी लोप रहता है इसमें। यानी उसका लोप का मतलब यानी उसका खत्म, यानी वो चीज़ें नहीं रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो रहित हैं। तो तत्पुरुष समास कहते हैं कि इसको जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच विभक्ति जो चिन्ह होगा यानी परसर्ग जिसको कहते हैं का लोप रहता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तो समझ लिए होंगे। तो विभक्ति चिन्ह परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद है, याद रखना है। कितने भेद है इसके? 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। परसर्ग यानी विभक्ति के आधार पर ये पूछा जाएगा तो 6 भेद हैं। पहला है आपका, यानी इनके जो कारक जो के जो भेद है ना, उसके भेद पे ही ये आपका पूरा है। तो देखते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि आपका विभक्ति चिन्ह को रहता है, इसका इसमें लोप रहेगा। देखना यहाँ पे देखो, यहाँ पर है कि मतदाता, मत को दाता, तो यहाँ पर देखो लोप हो रहा है ना मतदाता में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर आपका लोप हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला को क्या कहते हैं हम लोग? गिरह कट। यहाँ पर देखो को है ना, तो को किससे आता है? को किससे आता है? कर्म तत्पुरुष से आता है। तो यहाँ पर जो देखा गया है, यहाँ पर को का यहाँ पर देखो लोप है, यानी है ये यहाँ पर है ही नहीं। तो इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अब देखो कर्म तत्पुरुष कहते हैं किसको? कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है से। देखो यहाँ पर जन्मजात, तो जन्म से जो उत्पन्न होता है उसे को कहते हैं जन्मजात। तो यहाँ पर से जो है ना विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग, यहाँ पर देखो लोप हो रहा है इसका, यहाँ पर है ही नहीं। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर देखो से विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर लोप हो रहा है। तो गुणहीन, गुण से गुणों से हीन, तो उसी को कहते हैं गुणहीन। तो यहाँ पर से जो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपका लोप हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए के द्वारा आपका जो हो जाएगा वो आपका उसका लोप होगा, ठीक है। जैसे हाथकड़ी, हाथकड़ी के लिए यहाँ पर देखो शब्द है ना, ये आपका जो ये है परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर देखो इसका लोप हो रहा है। वैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए गिरा, के लिए यहाँ पर का आपका विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर देखो इसका लोप हो रहा है, यानी यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए जो शब्द है ना वो संप्रदान, संप्रदान कारक में आता है, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर जो इसका लोप हो जाएगा ना, तो जैसे ही लोप होगा वो बन जाएगा संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में से है, देखो यहाँ पर जो अपादान तत्पुरुष है से, और यहाँ पर भी करण तत्पुरुष है से। तो करण जो होता है ना वो किसी चीज़ें हथियार के लिए या किसी चीज़ों के लिए होता है वो इस्तेमाल, और ये अपादान जो है वो किसी के उपलक्ष्य में से आएगा, यानी मान के चलो उससे संबंधित होगा चीज़ें तभी होगा। ये याद रखना है, करण में जो होगा
वो ज़्यादातर हथियार सामान के लिए वो चीज़ें यूज किया जाता है, वह इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं करण तत्पुरुष। अपादान में किसी से संबंधित जो चीज़ें होगी वो कैसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको हम लोग, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो से इस्तेमाल हो रहा है ये अलग हो रहा है, ये यहाँ पर से का इस्तेमाल अलग हो रहा है। यहाँ पर देखो धनहीन, तो धन से हीन जो आदमी, देखो इसी से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी को कहते हैं धन से हीन। भयभीत, भय से भीत, तो यहाँ पर देख लिए हम लोग अपादान तत्पुरुष, और 2 बच गया है जो कि आगे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो पांचवा है आपका उसकी बात कर लेते हैं, जो आपका संबंध तत्पुरुष है। तो संबंध तत्पुरुष में क्या क्या चीज आता है, का, के, की, ना, ने, नी, तो इसका जो होगा वो लोप होगा आपका। तो ये सभी क्या है, विभक्ति चिन्ह है यानी परसर्ग है, तो इनका ये लोप होता है यहाँ पर। जैसे प्रेम सागर है तो प्रेम का सागर, तो का ये विभक्ति चिन्ह है किसका, संबंध का, आपका संबंध तत्पुरुष का है। दिनचर्या, तो दिन की चर्या, ठीक है, तो ये की जो है ना वो तत्पुरुष है, यानी संबंध तत्पुरुष में से आता है ये संबंध का, यानी संबंध कारक का ये आपका विभक्ति चिन्ह है जिसमें आता है। तो ये की आपका यहाँ पर लोप हो रहा है, यहाँ पर देखो सभी में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लोप होता है। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ पर का आपका प्रसर्ग है तो यहाँ पर भारत रत्न है, तो जिसमें भी आपका का, के, की, ना, ने, नी का लोप होता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अब देखो छठा है जो लास्ट है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा कि मैं पर का लोप होगा, ठीक है, इन दोनों का लोप होगा, जहाँ पर मैं पर का, यानी ये दोनों क्या है आपका विभक्ति, यानी विभक्ति चिन्ह है, प्रसर्ग है, तो जहाँ पर इन दोनों का जहाँ पर लोप हो रहा है, जैसे नीति गुण है, नीति में मैं देखो आ रहा है, और देखो आत्मविश्वास में आत्म पर विश्वास, घोड़सवार में घोड़े पर सवार, पर और मैं, ये तीनों देखो यहाँ पर आपका लोप हो रहा है इसमें तीनों का, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अधिकरण तत्पुरुष। अब चौथा बात कर लेते हैं हम लोग जो कि भेद में से आता है, समास के भेद में से, वो आपका कर्मधारय तत्पुरुष है। कर्मधारय तत्पुरुष में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी आपका 3 ठो ऊपर में बताए थे ना, तीनों यानी आपका पद जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है इसका, तो इन्हीं में से एक कर्मधारय भी है, तो इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। और एक चीज़ है कि उत्तर पद विशेषण या विशेष होता है, यानी इसमें जो उत्तर पद होगा ना वो विशेषण या विशेष से संबंधित रखेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या उसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। देखो यहाँ पर काली मिर्च है, तो काली है जो मिर्च, यानी इसकी विशेषता बता रही है, यानी काली जो मिर्च है उसी को कहते हैं हम लोग काली मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी किसी की विशेषता बता रहा है कि जो कमल नीला होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, नील कमल। पीताम्बर है, पीत यानी पीला जिसको कहते हैं हो अंबर, जो पीला जो होगा अंबर उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीताम्बर। देखो यहाँ पर चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुखी, उसे क्या कहेंगे हम लोग, चंद्रमुखी कहेंगे। तो यहाँ पर किसी न किसी की विशेषता बताएगा, तो जहाँ पर किसी न किसी की विशेषता बताएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास, ठीक है। देखो यहाँ पर सद्गुण है, तो सद है जो गुण, यानी किसी की विशेषता बताएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आपका वो कर्मधारय तत्पुरुष होगा। ये सभी क्या है आपका कर्मधारय तत्पुरुष। ये आपका समास विग्रह है, जितना भी चीजें यहाँ पर है देखो ये सभी समास विग्रह, ये भी समास विग्रह, ये भी समास विग्रह, असल जो समास है ये है आपका, ठीक है, तो समझ लिए। अब चलते हम लोग बात करेंगे आगे। तो दोस्तों जो आपका सबसे अंतिम वाला हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या हम बताए थे कि इसमें कोई तीसरा पद होगा आपका जो कि प्रधान होगा। इसमें 2 पद तो होते हैं, 2 पद से जो नया बनने वाले पद होते हैं वही प्रधान होता है इसका, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि इसमें जहाँ पर जो बात कहने वाली है वो लंबी बात कहकर और छोटा रूप दे देता है, तो उसी को कहते हैं बहुब्रीहि, ठीक है। तो जिसमें दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी इन दोनों से जो पद होगा उनसे कोई नया अर्थ निकलेगा और वो अर्थ क्या कहलाएगा आपका, बोध करता है वो क्या कहलाएगा आपका, बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए हमने महात्मा, महात्मा एक है आपका बहुब्रीहि समास। महान आत्मा है जिनकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला, उसी को कहते हैं हम लोग महात्मा। देखो नीलकंठ किसको कहते हैं, नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास है। नीलाकंठ है जिनका, अर्थात यानी शिव जी। तो यानी कहने का अर्थ है
बहुत सारे लंबी चीज़ों के बाद एक चीज़ें जो आते हैं, इन्हीं एक अर्थ जो निकल के आता है, इन्हीं दो अलग अलग पद के मिलने के बाद तो वो एक नया अर्थ आता है, उसी को कहते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर किसको कहेंगे? इसका लंबा है उदर, जिसका अर्थ होगा गणेश जी। उसके बाद गिरिधर, गिरिधर किसको कहेंगे? गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अब देखो यहाँ पर मक्खी चूस है, मक्खी चूस किसको कहेंगे? बहुत कंजूस आदमी को कहेंगे। तो ये नहीं, यहाँ पर कहने का बात यही है कि बहुब्रीहि में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष पद की बात करेगा, जो हम बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो समास में जुड़ी जितनी भी जानकारी दिए हैं हम, वो सभी आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। और जहाँ पर अगर कहीं मिस्टेक है तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे व्याकरण में बताऊँ। तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।